कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपकी क्रैश कोर्स की डे 65 है। यूकेपीएससी का जैसे ही कैलेंडर आ जाएगा उसके बाद हम आगे की प्लानिंग करेंगे कि करना क्या है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट मत करना। मैंने आपको 3 या 4 वीडियो लगातार इसी वजह से दी हैं क्योंकि मैं आपको मेंटली उस चीज़ के लिए तैयार करना चाहता हूँ कि आप इजीली इस चीज़ को मतलब क्रैक कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट मत करना, वो इसीलिए कहा गया है। ठीक है, बार बार आपको वो वीडियो इस प्रकार के, मैंने कल रात भी वीडियो दी है, कल वाली वीडियो बहुत से बच्चों ने देखी नहीं होगी, उस वीडियो को देख लेना। ठीक है, कल बहुत लेट वीडियो आई थी, 9:30 पौने 10 बजे रात को मैंने वीडियो दी है, उस क्लास को देख लेना। उसमें भी मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्सपेरिमेंट मत करना अपने साथ। ठीक, बाकी कैलेंडर आएगा, देखते हैं कि क्या रहता है, किस प्रकार से रहता है, फिर उसके बाद हम लोग प्लानिंग करेंगे। क्रैश कोर्स से तो कंप्लीट करके ही चले जाना है। ठीक है, डे 65 आज आपका है, इसमें हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखो, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। लिखो, पर्यावरण यानी एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। फ्रेंच। यानी जो पर्यावरण शब्द है बच्चों, वो किस भाषा से उत्पन्न हुआ है। फ्रेंच भाषा से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, दूसरा लिखो, विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। ठीक है, विश्व पर, ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। विश्व पर्यावरण दिवस बहुत आता है पेपर में, 5 जून यानी 5 जून। और संभवतः, कंफर्म नहीं कह रहा, संभवतः कल उत्तराखंड करंट अफेयर की पहली क्लास आएगी। ठीक है, पॉसिबिलिटी है कि उत्तराखंड करंट अफेयर की यूकेपीएससी की पैटर्न के आधारित पे पहली क्लास क्या पहले भी करा रखे, मतलब करंट अफेयर की क्लास आने की संभावना है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, एक ये चीज लिख लो। ठीक है, ऐसे लिखो, पृथ्वी, इस प्रकार से लिखना है, पृथ्वी की सतह, पृथ्वी की सतह, ऐसे लिखो, डैश करो, ऐसा कर दो। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, एक एक क्वेश्चन इस प्रकार से लिख दो, इस प्रकार से ऐसे लिख दो। ठीक है, इसको लिखो क्रस्ट, क्या लिखोगे, क्रस्ट। इसको लिखो मेंटल, और इसको लिखो क्रोड। अब अगर क्वेश्चन पूछता है पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह कौन सी है, क्या लिख बताओगे, क्रस्ट बताओगे। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे मैंने कहा एक एक क्वेश्चन क्या बताऊं अलग अलग। पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह पूछेगा तो क्रस्ट पूछेगा, और सबसे निचली सतह पूछेगा तो क्रोट पूछेगा। ठीक है, या सबसे अंदर की सतह, निचली सतह क्या पूछेगा, क्रोट पूछेगा, और बीच की सतह को क्या बोलते हैं पूछेगा तो मेंटल पूछेगा। ठीक है, ये पृथ्वी की सतह है जिसमें क्रस्ट, मेंटल और क्रोट को मैंने दिखा रखा है। तो अलग अलग क्वेश्चन ना लिख के एक ही साथ मैंने उसको क्या कर दिया, दिखा दिया। ठीक है, क्रस्ट, मेंटल, कोर, और ये इसका क्रम है। अगर कभी ऐसे पूछता है कि पृथ्वी की जो सतह है ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, नॉर्थ से साउथ की ओर जाने पर किस प्रकार से उसका क्रम बनेगा, क्रस्ट, मेंटल, कोर, ये इस प्रकार, क्रोट इस प्रकार से ये बनता है, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, अब इसमें देखना जो ये इसका आयतन है सबसे अधिक किसका है, जो वॉल्यूम है सबसे अधिक क्रोट का वॉल्यूम होता है। ठीक है, इसमें ऐसे लिखो, सर्वाधिक आयतन क्रोट में। ठीक है, सर्वाधिक आयतन यानी वॉल्यूम किस वाली पृथ्वी की कौन सी सतह का है, अपने आप में क्रोट का है। ठीक है, और सबसे कम किसका होगा, इसमें लिखो सबसे कम आयतन क्रस्ट का, सबसे कम। ठीक है, आयतन, और ये क्रस्ट को परपटी बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, परपटी बोलते हैं, इसको ध्यान रखना। क्रस्ट, मेंटल, क्रोड ये आपको पता चल जाएगा। वो है 0.5%, वो है 16%, ये 83%, ये है लगभग 83%। इसका वॉल्यूम, इसका लगभग है 16%, और इसका है 0.5% के समथिंग। ठीक है, ये इस प्रकार से आपको वॉल्यूम पता चल जाएगा। तो इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा इससे तो आपका इजीली क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो, जब, पूरा लिखना है। ठीक है, जब द्रवित मैग्मा, पूरा लिखना, जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तब किस प्रकार बने सेल को क्या कहते हैं, यानी आग्नेय सेल। ऐसे लिखो, आग्नेय, इग्निस सेल बोलते हैं ना, आग्नेय सेल। आग्नेय सेल कैसे बनता है अगर पूछता है, द्रवित मैग्मा के ठंडे होकर ठोस होने से। ठीक है, द्रवित मैग्मा, मैग्मा सुना होगा आपने, द्रवित मैग्मा के ठंडे होकर ठोस होने से, ठंडे होकर ठोस होने से कौन से, अगर अपने आप में ठोस होने से कौन से सेल का निर्माण होता है, पूछता है तो इग्निस सेल, यानी इसको क्या बोलते हैं, आग्नेय सेल। यानी आग्नेय सेल का निर्माण होता है द्रवित मैग्मा के ठंडे होकर ठोस होने से, जो सेल का निर्माण होता है उसको बोलते हैं आग्नेय सेल। ठीक है, इसको बहुत ध्यान रखना, और इसको प्राइमरी सेल भी बोलते हैं, प्राथमिक सेल। लिखो, इसे प्राथमिक सेल भी बोलते हैं, प्राथमिक
सेल। ठीक है, अब ध्यान रखना बच्चों, आग्नेय सेल दो प्रकार के होते हैं, एक अंतर्वेदी होता है, एक बहिर्वेदी होता है। अंतर्वेदी क्या होगा, जब मैग्मा अंदर ही ठंडा होकर जम के ठोस हो जाता है। अंतर्वेदी और बहिर्वेदी क्या होगा, जब मैग्मा पृथ्वी की सतह पे बाहर आके ठंडा होता है तब बहिर्वेदी होता है। ठीक है, ऐसे देखो, आग्नेय सेल लिखा आपने, इसको इस क्वेश्चन फॉर्म पे ना लिख के ऐसे दो लाइन डाल दो, एक को लिखो अंतर्वेदी आग्नेय सेल और दूसरे को लिखो अपने आप में बहिर्वेदी आग्नेय सेल। ठीक है, लिखो अंतर्वेदी और बहिर्वेदी, ये लिखो बहिर्वेदी आग्नेय सेल, दूसरा अंतर्वेदी आग्नेय सेल। ठीक है, अंतर्वेदी आग्नेय सेल। बहिर्वेदी में क्या होगा, नाम से लग रहा है जो आउटसाइडर यानी आउटसाइड आके क्या होगा, वो ठंडा होगा। यानी ऐसे जो आग्नेय सेल जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आकर तेजी से ठंडा होकर ठोस हो जाता है। ठीक है, लिखो पृथ्वी की सतह पर आकर होता है, पृथ्वी की सतह पर, प्रोसेस तो सेम होगी। ठीक है, मैग्मा ठंडा होकर जमता है, जब ठंडा होकर ठोस होता है तो कौन सी सेल का निर्माण होगा, बहिर्वेदी। जबकि अंतर्वेदी क्या होगा, पृथ्वी के आंतरिक भाग पर, पृथ्वी के, पूरा लिख लेना आप लोग। ठीक है, आंतरिक भाग में द्रवित मैग्मा के ठंडा होकर ठोस, द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस होगा, तब कौन सी सेल का निर्माण होगा, अंतर्वेदी। ठीक है, यानी बहिर्वेदी और अंतर्वेदी दोनों आपको समझ आ जाओगे। ठीक है, अब लिखो जो अंतर्वेदी आग्नेय सेल है उसका जो एग्जाम्पल है वो ग्रेनाइट है। और आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, ध्यान से समझना इस चीज को, मैं यहाँ पे लिख दूंगा लेकिन होमवर्क के रूप में, क्योंकि मैंने इतनी बार नहीं पढ़ा पाऊंगा, संभव है कि क्वेश्चन पूछा जाए, तो वो गूगल कर लेना। अगर जिसने भारत का जो मैंने भूगोल एक गहन अध्ययन पढ़ा रखा है उसमें आग्नेय सेल वगैरह के बारे में पढ़ा रखा है, उसमें आप लोग उसको चेक कर सकते हैं। होमवर्क क्या है, देखो एक लिखूं, अंतर्वेदी आग्नेय सेल के एग्जाम्पल, अंतर्वेदी आग्नेय सेल, इसका एक एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बता देता हूं, अंतर्वेदी आग्नेय सेल का एक एग्जाम्पल वो है अपने आप में ग्रेनाइट। ठीक है, ग्रेनाइट जो होती है वो अंतर्वेदी आग्नेय सेल का एग्जाम्पल है। एक आध एग्जाम्पल चाहो तो आप लोग लिख लेना, अगर एनसीईआरटी लेवल का ही आएगा तो बन जाएगा इससे काम। ठीक है, ऐसी एक बहिर्वेदी आग्नेय सेल होती है, बहिर्वेदी आग्नेय सेल, इसका जो एग्जाम्पल है वो बेसाल्ट है। ठीक है, इनके एग्जाम्पल लिखने, आज का होमवर्क ये है, बेसाल्ट। तीसरा जो लिखोगे अवसादी सेल, अवसाद बन जाता है ना जब, अवसादी सेल, इसका एग्जाम्पल है चूना पत्थर, चूना पत्थर। ठीक है, और इसके बाद एक आता है कायांतरित सेल, कायांतरित या रूपांतरित भी बोलते हैं इसको। ठीक है, कायांतरित या रूपांतरित सेल, इसका जो है एग्जाम्पल स्लेट है। और होमवर्क में क्या है आपका, ये सब का सब होमवर्क है, इनके अदर एग्जाम्पल। ठीक है, इसके अदर एग्जाम्पल देख लेना, क्योंकि कुछ कायांतरित सेलों के एग्जाम्पल 3-4 लिख लेना जो गूगल में मेन दिखेंगे, अवसादी सेलों के 3-4 एग्जाम्पल मेन दिखेंगे, ये तो चल जाएगा। मतलब जो आंतरिक और बहिर्वेदी, ये काम बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपने लिखना है जो एक प्रकार से देखना, होता क्या है, जो आग्नेय सेल और अवसादी सेल होता है उसका निर्माण किस तरीके से होते हैं। जैसे जो आग्नेय सेल तो आपको पता चल गया, जब आग्नेय सेल इग्निस क्या होता है, जब लावा जो होता है बाहर आता है, मतलब मैग्मा जो होता है वो ठंडा हो जाता है तो ठोस होके या अंदर आंतरिक भागों में ठोस होके, यानी एक प्रकार के ज्वालामुखी प्रोसेस से वो संबंधित है। बट कभी कभी क्या होता है बच्चों, जो बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा, ठीक है, और बहुत ज्यादा प्रेशर होगा तो उनसे कायांतरित जो सेल होती है वो मतलब जो ये सेल होती है वो चेंजेज हो जाती है। मैं आपको ये बताता हूँ, देखो ये इस प्रकार से है, जैसे एक ऐसे फिगर बना लेना। ठीक है, क्या लिखोगे इसमें, कायांतरित, या इसी को रूपांतरित भी बोलते हैं, रूपांतरित सेल। इनका जो निर्माण होता है, इनका निर्माण कैसे होता है, ऐसे लिख दो, इनका निर्माण, ठीक है, कैसे होगा, अत्यधिक टेम्परेचर ऑब्लिक प्रेशर से, अवसादी ऑब्लिक आग्नेय सेल पर प्रभाव पड़ने से, सेल पर परिवर्तन आने से, लिखो ऐसे लिख दो,
परिवर्तन आने से। कहने का क्या मतलब है, जो आपकी तीन प्रकार के रॉक्स होते हैं, ठीक है, एक होती हैं जो इग्निस होती हैं, एक होती है आपकी जो दूसरा ये कौन सी होती है, अवसादी होती है, तीसरी होती है कायांतित या रूपांतरित। जो पहले के दो हैं उसमें बहुत ज्यादा तापमान और प्रेशर का प्रभाव पड़ता है, तो वो अपना रूप चेंज करते हैं। नाम से नहीं लग रहा आपको रूपांतरित, तो रूपांतरित होकर वो चेंज हो जाते हैं। तो चेंज होने के बाद जो बनते हैं मतलब वो जी वाले सेल, वो कौन से होता है, कायांतित या रूपांतरित। तो टेम्परेचर और प्रेशर का बहुत अधिक इफेक्ट अगर अवसादी और आग्नेय सेलों को पड़ता है तो उससे किन सेलों का निर्माण होता है अगर पूछेगा, तो कायांतित या रूपांतरित सेल का उसमें निर्माण होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपना आपके लिए हो सकता है, ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है आपको, भूकंप जब आता है, ये इससे भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। भूकंप लिखो क्वेश्चन। भूकंप के अंतर्गत भूपरपट्टी के नीचे का वो स्थान जहां कंपन आरंभ होता है क्या कहलाता है, उद्गम केंद्र, ठीक है। भूकंप का वह क्षेत्र जहां कंपन आरंभ होता है, लिखो भूकंप, लिखो पूरा लिखना, ठीक है। भूकंप के अंतर्गत वह स्थान जहां कंपन स्टार्ट होता है, जहां कंपन प्रारंभ होता है। भूकंप के अंतर्गत जहां कंपन प्रारंभ होता है वह स्थान क्या कहलाता है, एक बार पहले पेपर में पूछा जा चुका है। इसको बोलते हैं बच्चों उद्गम केंद्र। क्या बोलते हैं, फोकस, ठीक है। उद्गम केंद्र, फोकस बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है। उद्गम केंद्र इसको बोला जाता है, जहां कंपन क्या होता है, प्रारंभ होता है, उसको क्या बोला जाता है, उद्गम केंद्र। और जहां पर ये भूकंप की जो किरणें हैं यानी उद्गम केंद्र, ये भूसतह पर जहां पे सबसे पहले इस चीज को महसूस किया जाता है, यानी भूसतह पर उसके निकटतम स्थान को क्या कहते हैं, उसको बोला जाता है अधिकेंद्र यानी इपीसेंटर। लिखो ऐसे लिखना, उद्गम केंद्र, अभी समझाता हूं, ठीक है, फिगर से समझ जाओगे, फिगर बना देना साथ में। उद्गम ऐसे लिखना, उद्गम केंद्र की भूसतह पर उसके निकटतम स्थान को क्या कहते हैं, उद्गम केंद्र का भूसतह पर निकटतम स्थान, ये बहुत आता है पेपर में, ठीक है। निकटतम स्थान जहां पर कंपन महसूस, जहां पर सर्वप्रथम कंपन महसूस होगा, उसको बोलते हैं बच्चों इपीसेंटर। क्या बोलोगे आप लोग, उसको इपीसेंटर या अधिकेंद्र बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में उसको इपीसेंटर बोलते हैं, हिंदी में उसको अधिकेंद्र बोलते हैं। अब ये कैसे समझोगे, देखो सपोज ये अर्थ की सरफेस है, यहां पर अगर भूकंप का केंद्र यहां से उत्पन्न हुआ है तो ये वाला जो पॉइंट होगा उद्गम केंद्र कहलाएगा, ये वाला, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, ऐसे फिगर बना दो समझ जाओगे, उद्गम केंद्र यानी जहां पर भूकंप उत्पन्न हुआ है। और सपोज ये सबसे पहले पृथ्वी के इस पोर्शन पे सबसे पहले फील किया गया, यहां पर इस सतह पे, तो इसी को बोला गया इपीसेंटर या अधिकेंद्र, अधिकेंद्र, ठीक है। एक को फोकस बोलते हैं, एक को इपीसेंटर बोलते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये एफ लिख दो, ये ई लिख लो, आप लोग इसको क्या हो जाएगा समझ जाओगे, ठीक है। ये फिगर से ही आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक। अगला जो क्वेश्चन लिखना है आपको, जो चापाकार झील होता है उसका अन्य क्या क्या नाम होता है, ठीक है, और ये किन भागों में बनती है। लिखो चापाकार झील क्यों बनती है, कैसे बनती है, वो नहीं पढ़ना है, ठीक है। चापाकार ऑब्लिक, इसी को लिखो गोमुख ऑब्लिक छाड़न, गोमुख ऑब्लिक छाड़न झील, ये किन भागों में बनती है, मैदानी भागों में इसका निर्माण होता है, ठीक है। मैदानी भाग, इसको रटने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि क्रैश कोर्स है, फैक्ट आधारित क्लासेस है, इसमें समझाने का समय है ही नहीं, ठीक है। चापाकार गोमुख ऑब्लिक छाड़न झील का निर्माण किन भागों में होता है, मैदानी भागों में होता है, ये भी आप लोगों को क्या रखना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। और कुछ एक 3-4 स्ट्रक्चर होते हैं, वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो ये लिखो आप लोग, जो अगला क्वेश्चन लिखो, समुद्री गुफा, समुद्री गुफा ऑब्लिक, इसी को लिखो तटी मेहराब ऑब्लिक स्टैक, तटी, ये सब फिगर अगर आपको देखने हैं तो गूगल कर लेना, आपको समझ आ जाएगा कैसा स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। ऑब्लिक स्टैक, ये जो होते हैं बच्चों, यानी समुद्री गुफा, तटी मेहराब या स्टैक या समुद्री भृगु, ये सब के सब किसके द्वारा बनाई जाती हैं, समुद्री भृगु, समुद्री भृगु का निर्माण, यानी इनका जो निर्माण होता है वो समुद्री तरंगों के द्वारा होता है। यानी समुद्र की स्थलाकृतियां हैं, इनका निर्माण किसके द्वारा होता है पूछेगा, समुद्री तरंग, जैसे कभी पूछेगा हवा के द्वारा
ये किसके द्वारा, तो ध्यान रखना इनका निर्माण किसके द्वारा होता है, समुद्री तरंगों के द्वारा इनका निर्माण किया जाता है। ये ध्यान रखना, समुद्री गुफा, तटीय मैदान, स्टैक और समुद्री भृगु का निर्माण किससे होता है, समुद्री तरंगे। ठीक है, इसके बाद जो अगला सेशन आता है आपका वो आता है उत्तराखंड का। और मुझे पता है कि बिना उत्तराखंड पढ़े आप लोगों को तृप्ति नहीं मिलेगी। ठीक है, उत्तराखंड के क्वेश्चन देखना क्रैश कोर्स के अंदर। तो पहला क्वेश्चन आपने यहाँ पर लिखना है, पोखू देवता का मंदिर कहाँ है, नेटवाड़ गांव, उत्तरकाशी। पोखू देवता का मंदिर लिखो, नेटवाड़ गांव, उत्तरकाशी। उत्तरकाशी ब्रैकेट में लिखो नेटवाड़ गांव। ठीक है, अगर लिखना है तो, वरना जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन लिखना है आपको, विश्वनाथ मंदिर का पुनरुद्धार किसने किया था, उत्तरकाशी में है ना, विश्वनाथ मंदिर का पुनरुद्धार, विश्वनाथ मंदिर का पुनरुद्धार किसने किया था, ये किया था बच्चों पुनरुद्धार, ये एक जो सुदर्शन शाह है उनकी महारानी थी, महारानी खनेती उनका नाम है। ठीक है, लिखो महारानी खनेती, महारानी खनेती के द्वारा इसका क्या किया गया था, पुनरुद्धार किया गया था, किसका, विश्वनाथ मंदिर का। ठीक है, अगला लिखो कंडारा देवता का मंदिर, कंडारा देवता। ठीक है, ये है अपने आप में उत्तरकाशी में। कंडारा देवता का मंदिर कहां पर है, उत्तरकाशी में है। अगला लिखो कालिंदी दर्रा किस किस को जोड़ता है, यानी किसके मध्य है, कालिंदी दर्रा, ये है अपने आप में उत्तरकाशी व चमोली के मध्य। किसके मध्य है, उत्तरकाशी व चमोली, व चमोली के मध्य कौन सा है, कालिंदी दर्रा है। इसको भी आप लोग क्या करोगे, ध्यान में रखोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है, गुरु मणिकनाथ जात यात्रा का आयोजन कितने दिनों में किया जाता है, कहाँ किया जाता है, कितने दिनों में, गुरु मणिकनाथ जात यात्रा, मणिकनाथ जात यात्रा, ये होता है बच्चों। और आपका आज से यूकेपीएससी के हिसाब से होमवर्क भी मिलेगा आपको। ठीक है, यूकेपीएससी के आज आपका 2-3 दिनों के लिए काम है, प्रमुख व्यक्तित्व वाला चैप्टर ढंग से पढ़ जाना, प्रमुख व्यक्तित्व वाला चैप्टर ढंग से पढ़ जाना परीक्षा वाणी से। ठीक है, पीछे एक चैप्टर दिया होगा प्रमुख व्यक्तित्व। गुरु मणिकनाथ जात यात्रा होती है बच्चों टिहरी में, 5 दिवसीय होती है, 5 दिवसीय, 5 दिवसीय जो यात्रा होती है वो कौन सी होती है, गुरु मणिकनाथ जात यात्रा। अगला लिखना आपको, चंद्रबदनी मंदिर किस जिले में स्थित है, चंद्रबदनी मंदिर, ये है अपने आप में टिहरी जिले में अवस्थित है। कहाँ है, टिहरी जिले में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो, कौन सा क्षेत्र सुदर्शन क्षेत्र व इंद्रप्रयाग भी कहलाता है। ठीक है, कौन सा क्षेत्र सुदर्शन क्षेत्र व इंद्रप्रयाग भी कहलाता है, सुदर्शन क्षेत्र प्लस इंद्रप्रयाग, इंद्रप्रयाग, ये किसको कहते हैं, देवप्रयाग को, देवप्रयाग को क्या कहते हैं, सुदर्शन क्षेत्र, या अपने आप में क्या कहते हैं, इंद्रप्रयाग कौन सा क्षेत्र कहलाता है, देवप्रयाग का क्षेत्र कहलाता है। अगला लिखना आपको, राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी, 1989 में। बहुत सबसे जो मतलब क्षेत्रफल है, बहुत बड़ा क्षेत्रफल, इसका सर्वाधिक क्षेत्रफल में से एक है, तो इसको लिखो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी, 1989 में। ठीक है, 1989 में। कहाँ है, उत्तरकाशी में, 2390 वर्ग किलोमीटर इसका, 2390 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, और ये है कहाँ पर, उत्तरकाशी में। तो पता ही होगा आपको गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, उत्तरकाशी में। अगला होमवर्क, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना लिख देना कमेंट सेक्शन में। गोविंद पहले भी समझा रखा था मैंने। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट सीरीज में बहुत अच्छे से समझा रखा है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी, कमेंट सेक्शन में आप लोग क्या करोगे, इसको जल्दी से बता दोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है, दुर्योधन मंदिर व दत्तात्रेय मंदिर किस जनपद में है, उत्तरकाशी में। दुर्योधन प्लस दत्तात्रेय, दुर्योधन प्लस दत्तात्रेय मंदिर कहाँ पर स्थित है, उत्तरकाशी में अवस्थित है। ठीक है, दुर्योधन प्लस दत्तात्रेय मंदिर कहाँ पर अवस्थित है, उत्तरकाशी में। अगला लिखना आपको, खतलिंग ग्लेशियर की खोज किसने की थी, इंद्रमणि बडोनी जी ने, उत्तराखंड के गांधी जी। खतलिंग ग्लेशियर ये है कहाँ पर, टिहरी में अवस्थित है, और यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, भिलंगना नदी,
भिलंगना नदी का उद्गम लिखो, ठीक है। और इसकी खोज किसने की थी? इंद्रमणि बडोनी जी ने। देखो खोज, इंद्रमणि बडोनी जी ने इसकी क्या की थी? खोज की थी। उत्तराखंड के गांधी भी कहते हैं इनको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो लिखना है आपको, एशिया का सबसे ऊंचा बांध लिखना है, ठीक है, टिहरी डैम। एशिया का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी डैम है, ठीक है। और ये है इसकी ऊंचाई 260.5 मीटर, ठीक है। और ध्यान रखना, ये जो डैम है इसको राष्ट्र के गांव की संज्ञा दी जाती है, राष्ट्र का गांव कहा जाता है इसको, ठीक है। और इसका जो वर्किंग शुरू हुई आपको पता है 2005 से इसकी वर्किंग शुरू हुई है, ठीक है। ये तो खैर आपको मतलब जो करने की जरूरत नहीं है। अगला लिखना आपको विश्वनाथ गुफा कहाँ पर है। 3 चीजें लिखूंगा, 3 के 3 चीजें इंपोर्टेंट कर देना है, ठीक है। वो साथ ही पूछा जाता है, उनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर में आता है। इस प्रकार से लिखो इसको, मतलब विशिष्ट गुफा, वशिष्ठ कुंड और वशिष्ठ आश्रम कहाँ पर है, लिखो। एक लिखो आप लोग, विशिष्ट गुफा, ये गुफा है, प्लस वशिष्ठ कुंड, वशिष्ठ कुंड प्लस वशिष्ठ आश्रम, वशिष्ठ आश्रम, ये सब के सब कहाँ है? टिहरी में अवस्थित है, ठीक है। 3 की 3 चीजें किस जगह पे स्थित है? टिहरी में अवस्थित है, विलोव पर्वत पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको, विश्वनाथ गुफा कहाँ पर अवस्थित है? ये विश्वनाथ गुफा है, विश्वनाथ गुफा, ये कहाँ है? टिहरी में क्या है? अवस्थित है। विश्वनाथ गुफा कहाँ पर अवस्थित है? टिहरी में अवस्थित है। ये चीजें आपको क्या करनी है? ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये था आपका उत्तराखंड वाला पोर्शन। अब उत्तराखंड वाले पोर्शन के अलावा हम लोग थोड़ा सा इसमें एक आध क्वेश्चन रीजनिंग के देख लेते हैं। और रीजनिंग कल जो है हमारा लास्ट आएगा, उसमें ब्लड रिलेशन का, मतलब नेक्स्ट टाइम जो नेक्स्ट क्लास आएगी जब भी आएगी, ब्लड रिलेशन जो है हम रक्त संबंध वो वाला एंड कर लेंगे, ठीक है। और उसमें जो ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, वो एक तस्वीर की ओर देखते हुए, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, इसने इससे कहा कि इसकी माँ का बेटा मेरे माँ का बेटे का ये है वो है, अलाना फलाना ढिमकाना, जो भी क्वेश्चन आता है वो थोड़ा सा आपको बता दूंगा कि इसकी टेक्निक क्या हो सकती है। कि बाकी उसमें खुद को लेना पड़ता है, मतलब खुद को कंसीडर करना पड़ता है कि जो मेरे से बोल रहा है, जो महिला, ऐसे क्वेश्चन आता है उसमें, महिला ने तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा कि इसका ये वो, उस तस्वीर को कंसीडर करना होगा कि वो मैं हूँ, ठीक है, तब जाके उससे संबंध निकलते हैं, वरना वो थोड़ा मुश्किल कर देता है। देखिए कल मैंने आपको एक क्वेश्चन मतलब बताया था, मैंने क्या कहा था, अगर ऐसा होगा P प्लस खुद ही मेल, ठीक है, Q माइनस फीमेल, यानी प्लस माइनस बताया था। और मैंने ये कहा था अगर इस प्रकार से होंगे डबल एरो, हस्बैंड वाइफ इस प्रकार से होंगे, जो भी है, ठीक है, जनरेशन गैप, और इसी प्रकार से होंगे, ये एक ही लाइन होगी तो सिबलिंग, यानी एक ही जनरेशन के होंगे, कुछ ऐसा बताया था, अगर आपको ध्यान होगा तो। इसी पे आधारित कुछ 2-4 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो रीजनिंग वाला पोर्शन आपका आज का ये वाला क्या हो जाएगा? रक्त संबंध, फिर एक ही दिन बचेगा, ठीक है। क्वेश्चन लिखो आप लोग किस प्रकार से, पहले देखना पूरा क्वेश्चन समझना, ठीक है। ए बी का पुत्र है, ठीक है, कॉमा कहाँ पे लगा रखा है वो ध्यान रखना, ठीक है। ए बी का पुत्र है, पूरा लिखना। बी ए की माँ नहीं है, ए बी का पुत्र है, बी कॉमा ए की माँ नहीं है, बी ए का पुत्र है, बी ए की माँ नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन कॉमा कहाँ लिखा है देखना। अगला फुल स्टॉप करके, एम ओ का पुत्र है, एम ओ का पुत्र है, ठीक है। और लास्ट है बी ओ का पुत्र है, क्या लिखोगे? बी ओ का पुत्र है, बी ओ का पुत्र है। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है, पहला, दूसरा, ठीक है, और तीसरा, 3 क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन जो भी पूछेगा सबसे पहले हमें एक ट्री बनानी है, एक पेड़ बनाना है, तब जाके हमारा क्वेश्चन बनेगा। और मैंने आपसे क्या कहा, इसमें 2 ही चीज हैं, जनरेशन ऊपर नीचे दाएं बाएं लिखना है, और जेंडर लिखना है, पुरुष है कि महिला है, ठीक है। पहला क्या लिखा है देखो, ए कॉमा बी का पुत्र है, किसका पुत्र है? ए बी का पुत्र है। ए किसका पुत्र है? बी का पुत्र है। तो यानी कहीं ना कहीं जनरेशन ऐसे आएगी, ये बी हो गया, ये ए आएगा, यही तो आएगा ना। और क्या कहा, ए बी का पुत्र है, यानी मैंने क्या कहा था, जब जनरेशन ऊपर नीचे होगी अलग अलग ऐसे दिखाओगे, ये तो मानते हो ना। अब जेंडर की बात आई कि महिला करें या पुरुष करें। ए बी का पुत्र है, पुत्र है, कौन है पुत्र? ए है, तो पुत्र होगा तो मेल होगा, तो ये प्लस कर दो। इस पे क्या लगाओगे, माइनस लगाओगे कि प्लस लगाओगे?
पता नहीं है, कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि उसने ये नहीं कहा कि ये पिता है या माता है, इसने कहा पुत्र है। पुत्र है तो प्लस कर दिया, लेकिन इसके बारे में अभी जानकारी नहीं है, छोड़ दो, आगे बढ़ो। बी ए की मां नहीं है, बी ए की मां नहीं है, मां नहीं है तो क्या होगा, फिर पिता होगा। अब तो पता चल गया, यानी बी जो है, बी ए की मां नहीं है, यानी ठीक हो गया, ऊपर आ गया, मां नहीं है तो क्या होगा, पिता होगा, क्योंकि अब है तो ऐसा ही माता पिता या पिता और बेटा, तो अगर मां नहीं है तो क्या होगा, पिता होगा। तो इसको भी क्या कर दो, प्लस कर दो। फिर देखो एम ओ का पुत्र है, एम जो है ओ का पुत्र है, इसको अलग दिखाओगे क्योंकि दोनों अलग अलग लोग आगे। एम ओ का पुत्र है, तो अगर ओ ये है तो एम ये हो गया, और पुत्र है तो एक जनरेशन ऐसे आ गया। एम ओ का पुत्र है तो ओ एम के आगे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, क्योंकि आपने पुत्र कर दिया, लेकिन ओ में माइनस लगाओगे प्लस लगाओगे अभी पता नहीं है। ये क्या करा, बी ओ का पुत्र है, एक और चीज आ गई, बी ओ का पुत्र है, यानी कहीं ना कहीं बी ओ का पुत्र है ये, लेकिन ओ क्या है, माता है पिता है, कुछ अभी नहीं बता रखा है, ठीक है। यानी हमारे 3 प्रकार की कंडीशन बन गई, वो इस प्रकार की बन रही। अब हम चाहते हैं कि एक ही लाइन पे आ जाइए, ठीक है। अब देखिए हमने क्या किया बच्चों, हमने कहा ए बी, ये तो पता चल गया। इसके एम जो ओ का मतलब पुत्र कौन है, एम है, और ओ का ही पुत्र कौन है, बी है, यानी ओ का ही एम है, ओ का ही बी है, और ये बी यहाँ भी है। तो कहीं ना कहीं ये जो बी है, बी की माता या पिता कोई ना कोई ओ होगा, ये बी, यही तो है बी, तो ये ओ को भी हम कहाँ दिखाते हैं, थोड़ा सा ऊपर दिखा देते हैं, ठीक है। ये ओ कर दिया, अब प्लस माइनस मत लगाना, अभी ओ के बारे में पता नहीं, इसका काम तो हो गया। देखो ये हमने यहाँ दिखा दिया, और यहाँ देखो ये ओ का क्या है, पुत्र है, यानी ओ का पुत्र ये बी है, तो ओ का ही पुत्र कौन, बी है, एम है। अगर सेम जनरेशन, ये तो भाई हो जाएंगे, फिर ये एक ही लाइन में दिखाऊंगा ना मैं इसको, ये एम पॉजिटिव कर दो, एम पॉजिटिव, ये दोनों ही किसके बच्चे हैं, ये दोनों ही ओ के बच्चे हैं। ऐसा फिगर हमारा फाइनल बनता है, ठीक है। ये बनने में कोई प्रॉब्लम हुई मुझे बता दो। अब देखो खुद ही मैंने आपको इजीली इसको समझा दिया, तो ये फिगर ऐसा बना। अब पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए किस प्रकार से पूरा है। ए का एम से क्या संबंध है, ए का एम से संबंध पूछा है, ठीक है। ए का एम से संबंध पूछ रहा है। अब बताइए ए कहाँ है, ए ये है, एम कहाँ है, ये है। अब बताइए ए का पिता कौन है, बी है, और बी ये क्या हो गया, इसका बी का भाई है ना, यानी अगर आप ये हो, ये आपके पिता हैं और ये पिता के भाई हैं, तो आप इनके क्या होगे, चाचा, आपके क्या होगे, चाचा, यानी आप इनके क्या होगे, भतीजे होगे। तो आपको पता होना चाहिए ए का एम के साथ क्या संबंध हो गया बच्चों, वो उनका क्या हो गया, भतीजा हो गया, ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, भतीजा हो गया उनका, ये तो पता चल जाएगा ना, चाचा भतीजे का रिश्ता है। और दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है इसी में, जो आगे को पूछा, परिवार में कितनी महिला सदस्य हैं, परिवार में महिला कितनी है, महिला सदस्य कितनी। अब देखिए इसीलिए कहा था जेंडर लिखना है, ये पुरुष, ये पुरुष, ये पुरुष, ये पता नहीं है पुरुष है कि महिला है, ये पुरुष भी हो सकता है, महिला, कोई चिन्ह नहीं, तो निर्धारित नहीं किया जा सकता, यानी निर्धारित नहीं, ठीक है। यानी डाटा अपर्याप्त भी हो सकता है, ऑप्शन में डाटा अपर्याप्त, यानी आधा अधूरा डेटा दे रखा है। और लास्ट इसी में जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि ए का ओ से क्या संबंध है, ए का ओ से संबंध, बताओ फिर ए कहाँ है, ये है। ए के पिता कौन है, बी है, और बी के ये पिता या माता होगी ओ, यानी आपकी ये दादा या नानी, या दादा होगी या दादी, मतलब दादा या दादी, यही तो होंगे ना। ए का आपके पापा की या तो मम्मी होंगे या पापा होंगे, दादा या दादी होते ग्रैंडसन, पोता या पोती जो भी कहते हो आप, ठीक है, पोता या पोती जो भी कहते हो, तो ये ग्रैंड सन अपने आप में क्या होगा, इनका संबंध होगा। तो कोई टफ है मुझे बताइए, मतलब ही नहीं होता इसमें टफ होने का, ये सिर्फ और सिर्फ डायग्राम आधारित क्वेश्चन होते हैं। इसको एक बार ही फिगर बना दो, सारे क्वेश्चन आपके सही बन जाएंगे। इसीलिए मैंने कहा जेंडर आपको सही लिखना है, एक ही पक्का करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसी में देखो, बी सी का पति है, बी कॉमा सी का पति, ठीक है, जैसा कह रहा हूं वैसे ही कर देना। ए बी की बहन है, अगला कह रहा है ए बी की बहन है, ठीक है। डी सी की बहन है, डी सी की बहन है, ठीक है। तो डी का बी से संबंध बताइए, तो डी का बी से संबंध बताइए, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन जैसा कह रहा है वैसे कर देना। बी सी का पति है, अब मैंने क्या कहा था, पति पत्नी के लिए ये लगाना, ऐसा ही तो कहा था। अब कौन है, देखो बी है, बी कॉमा पढ़ना है, बी सी का पति है, बी
सी का पति है, यानी पति कौन है, बी है, पति होगा तो मेल ही तो होगा ना, ये किसका पति है, सी, अब ये मेल है तो ये फीमेल होगी, ये हो गया पहली कंडीशन। ए बी की बहन है, अब देखो बी, अब बी की बहन है तो एक ही मैंने कहा था भाई बहन सिबलिंग में ऐसे दिखाना, क्या है, ए बहन है, बहन है तो ए के आगे नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि लड़की होगी, और लास्ट में डी सी की बहन है, डी सी की बहन है तो सी यहाँ है तो डी बहन है तो डी ये हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, बहन है तो डी का बी से क्या संबंध है, अब बताओ डी का बी से, डी और बी का संबंध ये बताओ, ये क्या है, पति पत्नी, यानी आप अगर ये हो, ये आपकी क्या है, वाइफ है, और ये आपकी वाइफ की क्या है, बहन है, तो आपकी ये साली होगी, ठीक है। साली का मतलब क्या बोलते हैं, सिस्टर इन लॉ, ठीक है, ये आपको पता चल जाएगा कि ये आपकी साली है, ठीक है, ये आप क्वेश्चन इजीली इसको कर जाओगे। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन आज का देखना, ये इसी प्रकार का, ये बहुत इजी होते हैं बच्चों, खाली बस आपको एक पता चल जाना चाहिए, बाकी तो रीजनिंग प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है। अगला क्वेश्चन देखो, पी क्यू का भाई है, पी क्यू का भाई है, ठीक है, इसके अलावा आर क्यू की माँ है, आर क्यू की माँ है, ठीक है। तीसरा लिखो एस आर का पिता है, एस आर का पिता है, ऐसे लिखना है, ठीक है। और लास्ट लिखो टी एस की माँ है, टी एस की माँ है, ठीक है। तो टी एस की माँ है, ठीक है, टी का पी से क्या संबंध है, तो टी का पी से संबंध, पहला ये पूछ रखा है क्वेश्चन में, और दूसरा इसी में क्वेश्चन में पूछ रखा है पी का टी से क्या संबंध है, पी का टी से संबंध, ये हो गया आपका आज का होमवर्क, ठीक है, कि आपको पी का टी से संबंध कमेंट सेक्शन में कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे, मैंने क्या पूछा, ऐसे लिखोगे, टी का पी से डैश और पी का टी से, ठीक है, टी का पी से और पी का टी से, मतलब इस प्रकार से जो संबंध पूछ रहा है वो देख लेना है, ठीक है। टी का पी से क्या संबंध और पी का टी से क्या संबंध है, ये क्वेश्चन आपको जो है कमेंट सेक्शन में होमवर्क हो गया आपका, ये हाँ आप लोग क्या कर दोगे, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब लिख दोगे, ठीक है। तो रक्त संबंध में एक टाइप का क्वेश्चन और मैं आपको कराऊंगा, वो नेक्स्ट क्लास में जब भी कराऊंगा, वो सिर्फ वही हो तस्वीरों को देख के वाला, वो जो बचे कुचे होंगे तो रक्त संबंध से क्वेश्चन पूछेगा, यूकेपीएससी पक्का पूछेगा रक्त संबंध से क्वेश्चन, वो रक्त संबंध से क्वेश्चन उठाता है, तो अच्छे से रक्त संबंध वाला चैप्टर आप लोग क्या करके जाएंगे, तैयार करके जाएंगे, ठीक है। होपफुली ये जो चीज़ है, ये क्लास आपकी समझ आई होगी, और आप लोग जो कल वीडियो दी है मैंने, वो उसको एक बार अच्छे से फिर पुनः देख लेना, और बाकी हम लोग इसको अच्छे से जो क्रैश कोर्स है उसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू।